नमस्कार दोस्तों, पीडीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। आज हम फॉरेन पॉलिसी से हट करके टॉपिक पर बात करेंगे। आप सब इस बात से तो अवगत ही हैं कि राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों के बीच एक टसल है, जहां प्राइम मिनिस्टर हमेशा कांग्रेस मुक्त भारत की बात किया करते थे, वहीं एक्स कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी हमेशा प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में बोला करते थे। वे हमेशा कांग्रेस बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे और एनडीए गवर्नमेंट का है, उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये बेसिकली कॉरपोरेट की गवर्नमेंट है, ये अदानी अंबानी की सरकार है। यदि हम देखें तो इंडिया में तीन जो टॉप बिजनेस फैमिली है, अदानी, अंबानी एंड टाटा, ये तीन ग्रुप है, लेकिन वे टाटा को टच नहीं करते। वो केवल उनका सारा फोकस अदानी अंबानी के ऊपर रहता है। तो जबकि टाटा टॉप में है, वो माने यूँ कहें कि लार्जेस्ट ग्रुप है। उसका जो सारी जो टाटा ग्रुप की सारी लिस्टेड कंपनीज है, उसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट $382 बिलियन। अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, टोटल इकोनॉमी का जो साइज है वो 342 के आसपास है, $342 बिलियन। तो इस तरह से हम कहें कि टाटा ग्रुप के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसका जो वैल्यू है, दैट इज़ मोर देन पाकिस्तान टोटल इकोनॉमी। तो इस तरह से टाटा तो लार्जेस्ट है, लेकिन उसके बाद आता है अंबानी और अदानी। लेकिन राहुल गांधी का फोकस हमेशा इसी ग्रुप पर होता है। तो हम आज इस पर विचार करें कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। वाकई अदानी अंबानी सरकार है, या अदानी अंबानी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट में कि दूसरे जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं उसे मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर मिलता भी है तो उन्हें उतना फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। सच्चाई ये है कि कोई भी इंडस्ट्रियल हाउसेस इंडिया में के सारे पॉलिटिकल फंडिंग करती हैं। ऐसा नहीं है कि अदानी अंबानी ही जो गवर्नमेंट लीडर्स होते हैं या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करती है। इस स्थिति सारी की, अगर अभी जो हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल किया है, अनलॉफुल घोषित किया है, तो उसके थ्रू भी कांग्रेस को भी 2000 करोड़ से ज़्यादा का बेनिफिट हुआ था। ये सही है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू हुआ था, लेकिन अदर ऑलमोस्ट सारी पॉलिटिकल पार्टी, इवन रीजनल पार्टीज जो पावर में है, जैसे आम आदमी पार्टी या डीएमके तमिलनाडु की पार्टी या वाईएसआरसीपी गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश, सारे को बेनिफिट हुआ था। इवन टीएमसी जो अपने आप को काफ़ी साफ सुथरा कहती है, लेकिन सच्चाई में तो है नहीं। वहाँ अगर हम देखें तो सारे रीजनल लीडर्स में सबसे ज़्यादा टीएमसी के ही मिनिस्टर करप्शन केसेस में फंसे हुए। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वे डिफरेंट इंडस्ट्रियल हाउसेस से कंट्रीब्यूशन मिलता है। अब ये इंडस्ट्रियल हाउसेस की भी एक मजबूरी है, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करता है, केवल पर्पस होता है कि स्पेशल फेवर ले, ऐसा नहीं है। कभी कभी आप अपने डे टू डे लाइफ में भी देखें, आपका काम बड़ा ही जेन्युइन है, लेकिन वो ऑफिस में अटका हुआ रहेगा। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको टालते, नहीं नहीं आज नहीं, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। वो अननेसेसरी सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी वो उसमें लफड़ा लगाएंगे और आपको ऑफिस का चक्कर काटते रहना। यही बात इंडस्ट्रियल हाउसेस को भी होती है। अगर उन्हें कोई प्रोजेक्ट है तो उसके क्विक अप्रूवल के लिए, इसलिए कि जैसे जैसे डिले होगा उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो भी बढ़ता जाएगा, तो इसलिए उसकी मजबूरी है कि वो फास्टर क्लियरेंस मिले उसे गवर्नमेंट से। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो इंडस्ट्रियल हाउसेस फंडिंग करते हैं। अगर हम सेकंड वे में देखें, दूसरा, कि ये अदानी अंबानी ग्रुप ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट के ही टाइम में सडन राइज किया। अगर हम ये अदानी को ही हम देखें तो अदानी का जो फर्स्ट कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई, गौतम अदानी ने इस्टेब्लिश किया 1988 में, उसमें उसका नाम था अदानी ट्रेडिंग एक्सपोर्ट लिमिटेड, नहीं, अदानी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड समथिंग। तो 88 में ये शुरू, जस्ट ए बिगिनर। और 2010 में हम देखें उसका वैल्यू, मार्केट कैप अदानी इंटरप्राइजेस का, वो तो ऑलमोस्ट $20 बिलियन था। तो ये जो ग्रोथ,
जीरो से ये 20 बिलियन का, ये मोदी की गवर्नमेंट नहीं हुआ, ये 2010 की कहानी है। और 2014 में तो इसका और कई गुना ज़्यादा ये हुआ। तो एक्चुअल में उस समय भी इवन मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के टाइम में भी ये बात उभरती थी, और वहाँ उस समय भी ये एलिगेशन लगाया जाता था कि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो है ये बड़े बड़े बिग हाउसेस को ही प्रमोट करते हैं। लेकिन स्थिति कुछ और है। कोई भी बिजनेस हाउस केवल पॉलिटिकल सपोर्ट के आधार पर प्रॉस्पर नहीं कर सकता है। अगर उसके पास ये बिजनेस अकुमेन नहीं हो, अगर मैनेजरियल कैपेबिलिटी नहीं हो, तो कभी प्रॉस्पर कर ही नहीं सकता। अगर आप पीछे देखें तो एक समय था जब हिंदुस्तान मोटर्स, सीके बिरला ग्रुप की, वो बहुत वहाँ इंडिया की टॉप मोबाइल कंपनी थी, आज उसका नामो निशान भी नहीं है। अगर थापर ग्रुप का देखिए, और इवन अनिल अंबानी 2007 से 11 तक इंडिया के रिचेस्ट पर्सन के तौर पर माने जाते थे, लेकिन आज उनकी स्थिति बैंकरप्ट है। तो अगर आपके पास पॉलिटिकल कनेक्शन है, उससे पॉलिटिकल फेवर मिल भी जाता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास बिजनेस कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम देखें अदानी का, तो 2008 में जब, और इससे पहले भी हम चले कि 2004 में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई, और उसके बाद उसके जो फोकस था, जो सबसे ज़्यादा फोकस था कि भाई लिबरलाइज करें हम इकोनॉमी को। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है कि ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जो लाइसेंस पर आर्बिट्राज के कारण चला रहा था, तो उसको हटाए। और उसके हटाने के साथ गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन डिफरेंट सेक्टर्स में भी ओपन कर रहे थे। तो इसीलिए अदानी ग्रुप स्टार्ट हुआ एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर, लेकिन 2002 में ही इसने एक जो मुद्रा पोर्ट है उसको एस्टेब्लिश किया, मुद्रा पोर्ट। उसके बाद 2006 तक ये लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेशन इसकी थी। उसके बाद इसने, अदानी ग्रुप ने अपना रिलायंस पावर एस्टेब्लिश किया, और उसके थ्रू ये पावर सेक्टर में अपना स्टार्टिंग किया। तो इसकी शुरुआत मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट से हुई। अगर हम देखें तो 2014 में, मोदी गवर्नमेंट के आने के पहले, ये लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर हो चुकी थी। उसी तरह मनमोहन सिंह के ही टाइम में इसकी एंट्री ऑयल, जो एडिबल ऑयल रिफाइनिंग प्लांट भी इसने एस्टेब्लिश किया। एक विल्मर कंपनी है, उसके साथ मिलकर के अदानी विल्मर अपना एस्टेब्लिश किया। उसके साथ ही जो एडिबल ऑयल सेक्टर में इसकी एंट्री हुई। पावर सेक्टर में ऑलरेडी एंट्री थी। फिर इसने माइनिंग में भी एंट्री किया, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते थे कि भाई ये जो रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन हो। बहुत सारे जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी उसमें एक लैक्सिटी थी, वो उतना प्रोडक्शन कर ही नहीं पा रहे थे। तो अदानी ने इसका फ़ायदा उठाया और वो सारी माइनिंग सेक्टर में एंट्री के लिए सबसे ज़्यादा उसका फोकस था ये कोल पर, क्योंकि वो कोल का पहले से भी इंपोर्ट करते रहे। तो इसीलिए ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कोल प्रोड्यूसर भी बहुत जल्दी बन गए। तो इस तरह से देखें कि अदानी, ये नहीं है कि हाँ मोदी गवर्नमेंट के टाइम में उसका सडन राइज हुआ, इसकी शुरुआत पहले हो चुकी थी। और इनफैक्ट अगर कहें तो मनमोहन सिंह का टाइम जो 10 साल का रहा है, वो दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर अदानी ग्रुप। वहाँ जीरो से उसके जो कंपनीज का वैल्यूएशन है, मार्केट कैप हो गया वो $20 बिलियन, और वो $20 बिलियन अगर उसका कंपेयर हम अंबानी से करें तो उसका भी $20 बिलियन ही था उस समय 2010 के आसपास, उसका भी वैल्यूएशन सेम था। तो इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी स्टार्ट की, उसको, क्योंकि मनमोहन सिंह ही थे जो 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किए। वो डिफरेंट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री को अप्रूव किए। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका फोकस और ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी जो भी बिजनेसमैन थे, और कैसे कि जो भी एंटरप्रेन्योरल जिसमें कैपेसिटी और जिसके पास ये हंगर था कि भाई हम डिफरेंट सेक्टर में अपने बिजनेस को फैलाएं, उन लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया। एंड गौतम अदानी वाज वन ऑफ देम। तो इसीलिए उसका राइज हुआ। सिमिलरली अगर हम देखें तो अंबानी का भी, ये जो रिलायंस इंटरप्राइज या रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसकी शुरुआत एक जस्ट 1975 में हुई थी। 1975 में एक पॉलिस्टर
कंपनी के तौर पर। लेकिन बाद में जब मनमोहन सिंह के टाइम में गवर्नमेंट ने दिस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को और एक्सेलरेट किया, तो इन्होंने भी अपना डिफरेंट अपने जो बिजनेसेस है उसको डिफरेंट सेक्टर में बढ़ाना शुरू किया। गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी, उसमें नेल्प, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, और उसके तहत गवर्नमेंट ने डिफरेंट ऑयल ब्लॉक्स को ऑक्शन किया। रिलायंस को करीब मोर देन 20 ब्लॉक्स मिले थे। उसी के समय उसने रिलायंस इंडस्ट्री का ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ टाई अप हुआ और ये ज्वाइंट एक कंपनी स्टार्ट की। यूपी के टाइम में रिलायंस ने भी अपना डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। 2006 में गवर्नमेंट ने रिटेल सेक्टर का रिफॉर्म शुरू किया, उसमें उसने एफडीआई लिमिट को इंक्रीज किया, और इसके साथ रिलायंस ने रिटेल सेक्टर में अपनी एंट्री ये जो रिलायंस फ्रेश ब्रांड के तहत की। ग्रेजुअली अगर हम देखें तो आज रिलायंस सबसे बड़ा रिटेल चेन है। उसी तरह रिलायंस ने अपने ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया। तो उसी 2010 में इसने टेलीकॉम सेक्टर पे भी एंट्री मारी विद एक्विजिशन ऑफ इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से। यद्यपि इसका जो मेन टेलीकॉम सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है वो 2014 से के बाद हुआ है, लेकिन 2014 के पहले इन्होंने फर्म फाउंडेशन एस्टेब्लिश कर चुका था। अगर हम मोदी गवर्नमेंट के टाइम में देखें तो इसके टाइम में भी कुछ ऐसी पॉलिसी आई है जिसके कारण बिजनेसमैन सब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इन्होंने एक तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, और मेक इंडिया के तहत बहुत सारे जो स्कीम्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं, जिसके कारण कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक PLI स्कीम, जो इसके तहत सारी जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है उसके सर्टेन कंडीशंस है, उसके आधार पर उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। इनफैक्ट सेमीकंडक्टर में अगर आप देखें तो 70% जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो रिफंड कर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो इस PLI स्कीम के कारण हुआ कि बहुत सारी कंपनीज वो डिफरेंट सेक्टर्स में अपना एंट्री लगाई है। लेकिन एक इसमें है कि गवर्नमेंट का जो नज़रिया है वो दिखता है कि भाई ये तो छोटे जो बिजनेस हाउसेस SMEs और SMEs इसको प्रमोट तो किया ही जाए, क्योंकि यहाँ इससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी होता है, तो इसको तो प्रमोट किया। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया शुड हैव बिग बिजनेस हाउसेस, दोज हु कैन टेक ऑन द फॉरेन फर्म्स। अदरवाइज अगर आपके पास बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं हैं तो उसके कई नेगेटिव साइड्स। पहली बात कि जो बड़ी कंपनी है उसके पास इतना रिसोर्सेज होगा कि वो कहीं भी और किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो लार्ज स्केल और लार्ज जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है उसको टेक ऑन कर सकती है। अगर आपके पास कंपनी ही नहीं है तो फिर आपके पास ना रिसोर्स होंगे ना कैपिटल, वो कैपिटल बाहर से भी मोबिलाइज नहीं कर सकता है। जैसे अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्टार्ट की कि भाई सेमीकंडक्टर को हम प्रमोट करें। अब सेमीकंडक्टर जो है वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव और इवन टेक्नोलॉजी उसके हाईटेक है, जबकि वेदांता वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इंडिया में, लेकिन इसे अप्रूवल ही नहीं मिला सेमीकंडक्टर प्लांट इस्टेब्लिश करने, क्योंकि ये अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर को मोबिलाइज नहीं कर पाए। बड़ी ग्रुप होने के बावजूद भी ये फेल हो गए। दूसरी तरफ टाटा ग्रुप ये गुजरात के ढोलेरा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट इस्टेब्लिश करने का अनाउंसमेंट किया है। तो इस तरह से देखें कि गवर्नमेंट की एक कॉन्शियस पॉलिसी है कि इंडिया शुड हैव बिग बिजनेस हाउसेस। इसका एक रिफ्लेक्शन आपको बैंक कंसोलिडेशन में भी मिलता है। अर्लियर देयर वर सेवरल टू मेनी public sector banks. Now the government's policy is to consolidate them, ताकि उन दो तीन चार जो बड़े बैंक हो, बड़े बैंक के अपने फायदे हैं। अब उसी तरह अगर जो बिग हाउसेस होते हैं, बिग हाउसेस के सबसे पहले तो उसके पास एक मैनेजरियल ब्रीथ होता है, दूसरा कि कैपिटल मोबिलाइजेशन भी वो इजीली कर सकता है, और तीसरा कि कभी भी अगर कोई एक्सटर्नल शॉक्स हुए या इंटरनल शॉक्स हुए, जो एडवर्स कंडीशंस में लाइक कोविड जहाँ कंप्लीट जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन उसके स्टॉप हो गया था, तो उस तरह की जो परिस्थिति आती है उसको वो ईजिली झेल सकता है। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर हम देखें तो साउथ कोरिया और जापान, उसने भी एक पॉलिसी अपनाई थी। वहाँ भी साउथ कोरिया में जो
जैबल जो लार्ज बिजनेस हाउस को करते हैं, इवन जैबत्सु जापान में थे। तो दोनों ही कंट्री का ये मॉडल था कि दे कंसियसली प्रमोटेड बिग बिजनेस हाउसेस टू टेक द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरवर्ड। सिमिलरली मोदी गवर्नमेंट की भी एक पॉलिसी है कि जो गवर्नमेंट की जो इन्फ्लुएंस और गवर्नमेंट इकोनॉमी का साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो उस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो हाईटेक एरिया है उसमें हम अपनी कैपेसिटी डेवलप हो जाए। अगर हाईटेक में अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है तो वहाँ उसमें फिर आप यू आर ऑलवेज वल्नरेबल टू बी मैनिपुलेटेड बाय अदर्स। जैसे अभी कोविड के टाइम में जो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ उसके कारण सेमीकंडक्टर का प्रॉब्लम काफ़ी उभरा, और आप जानते हैं कि भाई सेमीकंडक्टर आजकल कितना इम्पोर्टेंट हो गया। बिना सारे, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर जगह चिप्स का यूज होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट उस एरिया में अपना इंडिपेंडेंस बनाना चाहती है, और इसके लिए वो बहुत सारे जो इंसेंटिव ला रहे हैं। तो इस तरह से देखें कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी बिजनेस हाउसेस को स्पेशल फेवर देती है, चाहे वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट हो या मोदी की गवर्नमेंट। पॉलिसी एक ऐसी आती है जिसमें जो भी इंटरप्राइजिंग बिजनेसमैन होते हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। और ये हर समय ये नहीं है कि पहली बार मोदी गवर्नमेंट पर ये एलिगेशन रहा है कि प्रो कॉर्पोरेट है या ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ इनकी कोई प्रो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये बिजनेस हाउसेस इन्हें पैसे देते। मोदी इवन मनमोहन सिंह के टाइम में सेम एलिगेशन आ रहा था। वहाँ उस समय भी ये कही जा रही थी कि भाई ये अदानी अंबानी को प्रमोट करता है, और ये सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न के होने के बावजूद गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों को क्विक इन्वायरमेंटल क्लियरेंस या अदर क्लियरेंस देते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम हमेशा है। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि हाँ मोदी के टाइम में किसी पर्टिकुलर को स्पेशल फेवर मिल रहा है। थैंक यू।